नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर सुरेश पचौरी जी। 4 बार राज्यसभा से मेंबर रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पीएमओ से अटैच रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके साथ उन्होंने काम किया है। डिफेंस में रहे, उसके बाद पर्सनल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और 2007 में वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 2008 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। बहुत सारे पद रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रही हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। चलिए हम आप बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्या हाल है। सुरेश पचौरी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सीनियर हैं आप, बहुत सीनियर हैं। इस बार का मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी पूरी दमखम लगा रही है। हम देख रहे हैं इन दिनों जो है दिल्ली से सारे नेता एक के बाद आ रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस भी पूरी जोर शोर से जो है तैयारी में जुटी हुई है। और अब पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस इतने पहले से इतनी मुस्तैदी से तैयारी कर रही। आप कैसे देख रहे हैं पूरे सिनारियो को? कि आप सही फरमा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो वो चुनौतीपूर्ण होता है और जब भी हो उसमें टक्कर होती है। रही बात कि कांग्रेस की कैसी तैयारी है, इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें कमलनाथ जी के रूप में एक अनुभवी नेतृत्व मिला हुआ है। वो परिश्रम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि उनके नेतृत्व में सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो इशू ये नहीं है कि एकता है कि नहीं, कांग्रेस में पूरी एकता है। अब बात आती है कि मुद्दे क्या हैं और क्या रहेंगे चुनाव आते तक। किसी भी राज्य में जब चुनाव आते हैं तो ये देखा जाता है कि उस राज्य की क्या आर्थिक स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है, उस राज्य में किसान वर्ग कैसा है, नौजवान वर्ग कैसा है, आम इंसान कैसा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या स्थिति है। इन सारी बातों पर नज़रें लगाई जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए ये बात मैं इंगित कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में जब इन सब बातों पर नज़रें दौड़ाई जाती हैं तो प्रदेश की हालत बहुत निराशाजनक है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसके पीछे तथ्य हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट अगर हम देखें तो नीति आयोग तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति दयनीय है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक बढ़ी है जो पिछले 45 सालों में इतनी नहीं रही। आर्थिक स्थिति जब हम देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मध्य प्रदेश दिवालिये की तरफ है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश पे होने जा रहा है। जब हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों के जरिए ही हमें पता लगता है कि प्रदेश के किन किन कोनों में आदिवासी महिलाओं पर जुल्म सितम हो रहे हैं, नौजवानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और ये रिपोर्ट भी जो एनसीआरबी की है, यानी सरकारी रिपोर्ट जो है, वो कह रही है कि दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश
अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में जो अत्याचार हो रहे हैं वो देश में नंबर 1 है। ये स्थिति हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दौर में हो गई है। और आखिरी बात मैं मुक्ता जी कहना चाहूँगा कि लोग ये देखते हैं कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन वादों की दिशा में क्या कदम उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम केंद्र में सरकार में आने से प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश में सत्ता में आने कहा था कि हम प्रत्येक परिवार को हम रोजगार देंगे, जो नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि 2022 तक हम सबको आवास देंगे, ये 2023 प्रारंभ हो गया है, नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, वो नहीं हो पाया। तो वादों के नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, अर्थात वो वादे पूरे नहीं हुए। भ्रष्टाचार की बात करें तो यह पार्टी के दौर में यह सरकार ऐसी माने जाने लगी है कि ये घपले घोटालों की सरकार है। व्यापम घोटाला है, नर्सिंग घोटाला है, और अब ये पटवारी के चयन परीक्षा का घोटाला से जो परतें खुल रही हैं वो आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, देखिए मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, बहुत सारे आरोप हैं। व्यापम का था, लगातार व्यापम के दौर में भी बीजेपी जीतती गई। अभी जैसे कांग्रेस पटवारी चयन के उसमें आरोप लगा रही, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी मुद्दे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि लोग फिर भी विश्वास बीजेपी पे करते हैं और कांग्रेस पे नहीं करते? क्या इस पर आत्ममंथन करती है कांग्रेस? इस पे विचार करती है कि क्या चूक हो रही है आप लोगों से इतने सालों में? आपने सही प्रश्न उठाया। एक होता है मुद्दों का चयन करना, दूसरा होता है इलेक्शन का मैनेजमेंट करना। यदि हम सही तरीके से पोलिंग बूथ के हिसाब से हम इलेक्शन की तैयारी करें, रणनीति तैयारी करें, तो उसका हमें लाभ मिलता है। आप कहेंगे अब आपकी क्या तैयारी है? पहली बार ऐसा देखने में आया है मुक्ता जी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करते हैं तो पहले ब्लॉक, जिला और प्रदेश की कमेटी बनती थी। अब पोलिंग बूथ कमेटी बन रही है, सेक्टर कमेटी बन रही है, मंडलम कमेटी बन रही है, फिर आगे की एपेक्स कमेटी बन रही है। हर पोलिंग बूथ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक ऐसी कमेटी बने जिसमें सभी जो उस जगह के रहने वाले हमारे अलग अलग जाति से संबंधित लोग हैं उनको अवसर मिले। और लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात होती है वोटर लिस्ट पर नज़रें दौड़ाना। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि भोपाल की बात लें तो जो बीजेपी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें कम वोटर लिस्ट में नाम बड़े हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें हैं उसमें अधिक बड़े हैं। वो कैसे आए हैं? मान लीजिए भोपाल नॉर्थ में एक का नाम वोटर लिस्ट में है, उसका नाम भोपाल साउथ में भी है, उसका नाम गोविंदपुरा में है। नाम एक है लेकिन वो अलग अलग स्थानों पे। फिर इसके लिए हमें फॉर्म 6 भर के उसमें सुधार करना होता है। फॉर्म 7 में फ़ोटो गलत लगी है, पिता का नाम गलत लगा है। ऐसे ही फॉर्म 8 में ये हिदायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने दी है कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भरकर वोटर लिस्ट में सुधार किया जाए, और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। सेक्टर और मंडल कमेटी बने, क्रॉस चेक की जा रही है फ़ोन करके कि जो टेलीफोन नंबर दिया गया है वो उस नंबर पर वो व्यक्ति है कि नहीं है और काम कर रहा है जी। मतलब कि कांग्रेस को अगर हम देखें तो आपको चौतरफा इलेक्शन लड़ना है, केवल इलेक्शन नहीं लड़ना है, केवल मुद्दे नहीं आपको जनता के बीच में लेके जाना है, आपको ये भी देखना है जैसा आपने कहा कि वोटर लिस्ट में जो है
किस तरह से कुछ ज़्यादा कहीं कहीं पे जहाँ कांग्रेस डोमिनेटेड वहाँ पे नाम ज़्यादा बढ़ गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और हम लोग जैसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, कमलनाथ जी लगातार जो है वो सर्वेस कराते रहते हैं, लगातार वो कराते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस तरह का सर्विस जो वो कई महीनों से करा रहे हैं, इसका फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को? निश्चित रूप से निष्पक्ष सर्वे हो रहे हैं और एक ही टीम को जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं दी है उन्होंने। उनका एक काम करने का एक अपना ढंग है। उन्होंने 2-3 सर्वे की टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मिसाल के तौर पर नर्मदापुरम देखना है, तो वो तीनों सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे, क्या सुझाव आए हैं, उनको वहाँ की लोकल लीडरशिप से वो बात करते हैं। वहाँ की लोकल लीडरशिप या अन्य ज़िलों से जो लोग आते हैं उनसे वो सुबह मिलते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं जिनसे वो मिलते हैं। फिर वो जहाँ टूर करते हैं वहाँ पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, फिर सेक्टर मंडल की लोग जो जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है उनकी मीटिंग लेते हैं और लास्ट में फिर पब्लिक मीटिंग लेते हैं। उन्हें क्रॉस चेक करते हैं वो खुद कि सेक्टर और मंडल के लोग ये जो लिस्ट में है वही हैं कि नहीं। आपने बात की, लेकिन कमलनाथ जी की वर्किंग को लेकर ही सवालिया निशान लगते थे। जो आप लोगों की सरकार 15 साल के बाद आप लोग सत्ता में आए थे, फिर हाथ से फिसल गई, तो उसमें जो ब्लेम होता है वो यही होता है कि कमलनाथ जी की वर्किंग यहाँ पे ना तो नेताओं को ना पब्लिक को रास आई। वो दिल्ली के नेता हैं, मध्य प्रदेश में नहीं ढल पाए, एक। और दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो एक तरह से हावी हो गए थे पूरे आप लोगों के वर्किंग में, तो ये ब्लेम किया जाता है। ये जितने लोग जो छोड़ के कांग्रेस गए वो यही कहते हैं कि ये 2 कारण थे कि कमलनाथ जी की वर्किंग और दिग्विजय सिंह का जो वो बहुत हावी हो गए थे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने ये मन बनाया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पिछले अनेक वर्षों से देखा है और कांग्रेस को अवसर दिया जाए। और जो भी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जीवट व्यक्तित्व वाले कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में। और उसी समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने भी प्रदेश का दौरा किया, प्रियंका जी ने भी दिलचस्पी दिखाई। जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद बातें अलग अलग आईं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी काम किया जाता है तो उस काम में कुछ कमियां या खामियां रह जाती हैं। जो काम ही नहीं करेगा वो क्या उसमें कमियां या खामियां देखी जाए। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जब ये सरकार का मंत्रिमंडल बना था उसी समय कुछ हमसे चूक हो गई थी और ये जो शुरुआत फिर प्रारंभ हुई वो धीरे धीरे बढ़ती गई। समय रहते हमको उसमें जो किया जा सकता था वो करते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन ठीक है, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमें अब आगे पैनी नज़रें रखना है और अब ऐसी कोई बातें ना आए, इसके लिए सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं मिलजुल कर विचार विमर्श करके हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें कमलनाथ जी तो उसकी अध्यक्षता करते ही हैं, हमारे AICC के इंचार्ज भी आते हैं, अग्रवाल जी, हमारे सम्मानित नेता हैं, सीनियर नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो भी रहते हैं। गोविंद सिंह जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन अजय सिंह जी भी रहते हैं, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया और हम पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो मेंबरान हैं अपनी बात खुले रूप से रखते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि कोई कमी रह जाए। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मन में कभी उठता है जब आप लोग सब, जैसा आपने कहा, आप सारे वरिष्ठ लोग अक्सर बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, बातें करते हैं,
तब ऐसा लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया को रोक लेते तो शायद पूरी जो सिनेरियो है, पूरा जो मध्य प्रदेश की राजनीति ही पूरी अलग होती। शायद ये होता ही नहीं, शायद बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती, कांग्रेस ही सत्ता में रहती। देखिए, क्या हुआ और क्या होना था, अब मैं उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता। अब जो मैंने कहा कि अब आगे बेहतर क्या हो सकता है, अब हमें अपनी नज़रें वहाँ लगाना हो। अभी जिस तरह से बैंगलोर में सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो गए, नया एक नाम भी दिया गया है इंडिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और अभी जब अचानक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों भोपाल आ गए थे, तो कुछ आप लोगों की उस समय बात हो पाई थी मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला ये है कि जो बेंगलोर में विभिन्न भाजपा विरोधी राजनीतिक दल के हाँ प्रमुख लोग एकत्रित हुए, जी उसमें जो संकल्प पारित हुआ, उसका क्या संकेत है? जी। तो 26 राजनीतिक दलों के लोग उसमें आए। उसमें अनेक मुख्यमंत्री भी रहे, जी ममता बनर्जी जी भी रहे, केजरीवाल जी भी रहे, और अन्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वगैरह रहे, सीनियर नेता शरद पवार जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव, ये सब रहे। सारी बात खुल के हुई कि उनके प्रदेश में क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं और आगे हमें कैसे काम करना है। कि हमें नाम पर नहीं जाना है कि चेहरा क्या होगा, हमें मुद्दों पे जाना है, हमें देश की परिस्थितियों पर नज़रें पे नहीं रखना है, और हमें हमारे देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि देश में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिससे देशवासी उद्वेलित हैं, उसमें हम कैसे मददगार हो सकते हैं। अब सवाल देश का है, अब सवाल राजनीतिक पार्टी का नहीं। इसलिए जो इसका नाम इंडिया रखा गया, उसके भी भावार्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक दूसरा पहलू है, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो सीपीपी की चेयरपर्सन है, और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनका अकस्मात एक प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से भोपाल लैंडिंग हुई। तो आपने पूछा कि उसमें क्या ये बात हुई। दरअसल जो बात होती है वो उजागर नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ स्वाभाविक बात है, हाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है हाँ कि जब हम मिलते हैं तो राजनीतिक बात तो होती है। इस प्रदेश में राजनीतिक क्या परिस्थितियां हैं, बेंगलोर से क्या संदेश गया है, कर्नाटका के चुनाव जीतने का क्या इम्पैक्ट है, हिमाचल के चुनाव जीतने का क्या इम्पैक्ट है। निश्चित रूप से कर्नाटका का जब चुनाव कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस के लोगों का मनोबल बढ़ा है। ये धारणा खत्म हुई है कि भाजपा को हराया जा सकता है। ये बात भी आई है कि लोगों को स्वीकार है कांग्रेस पार्टी। और भी जो जैसे राजस्थान है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जैसे हिमाचल है, वहाँ भी जो महिलाओं के लिए वित्तीय मदद, आर्थिक मदद देने की बात थी, उन बिंदुओं पर अमल किया जा रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी 5 बिंदुओं की घोषणा करके गई थी, 5 वादे, 5 वचन जबलपुर में। उस दिशा में कांग्रेस की सरकार आने पर कदम उठाया जाएगा। आप पूरे वक्त लगभग हमने आपको देखा था भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? उस समय बहुत खिल्ली उड़ती थी, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि क्या है, क्यों भारत कहाँ टूटा है जो जोड़ रहे हैं, वॉक कर मतलब क्यों चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, वो भारत को नहीं जोड़ रहे हैं, मुद्दे नहीं है, कोई असर नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। क्या लगता है उसका इम्पैक्ट? लोग कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव कहीं ना कहीं उसी यात्रा का इम्पैक्ट रहा है। आप कैसे देखते हैं उस यात्रा को, मध्य प्रदेश की अगर हम उस स्थिति में बात करें? देखिए, एक तो हमें ये देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और अन्य
भाजपा विरोधी राजनीतिक पार्टी के लोग महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे पार्लियामेंट में, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है वो मुद्दा उठाना चाहते थे, किसानों की जो दयनीय स्थिति हो रही है वो मुद्दा उठाना चाहते थे। लेकिन या तो हाउस एडजॉर्न हो जाता था या उनको परमिशन चेयर से नहीं मिलती थी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? फिर ये था कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें उन मांगों को लेकर, उसकी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं मिलती थी। तो राहुल गांधी जी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो देश की जनता के बीच में जाएं, और वो राजनीतिक तौर पे नहीं गए। ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, इसमें सभी को इनवाइट किया गया था। इसमें ठाकरे भी आए थे, इसमें टीएमसी के लोग भी आए थे, इसमें अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग जिसमें कि तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव की पार्टी के लोग थे, लेफ्ट पार्टीज़ के लोग थे, सभी शामिल हुए थे। तो उन्होंने रास्ते में क्या क्या बातें कही? कहीं उन्होंने राजनीतिक बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि आज देश की ज़रूरत क्या है, आज देश में जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं उनमें हमें ध्यान देना होगा और प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाना होगा। क्या ये संभव है मुक्ता जी कि एक व्यक्ति जो एक गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक़ रखता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल जाए? क्या ये संभव है कि वो किसी होटल में रात्रि विश्राम न करके अपने भारत यात्रियों के साथ करे? क्या ये संभव है कि वो भारत यात्रियों के साथ भोजन करे और एक आम लोगों की ज़िंदगी वो बिताए? और उसके बाद आप उनकी दिनचर्या को और कार्यशैली को और रहने के ढंग को देखिए तो लोग कहते थे भाई इतनी ठंड पड़ रही है तो टी शर्ट और जीन में ही है, पैंट में ही है। तो मेरा कहने का और बताने का आशय ये है कि राहुल गांधी जी के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया था, मैं इसको दुष्प्रचार बोलूँगा, और इस दुष्प्रचार में करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए थे, जी। वो सब बेमाने निकला। हाँ। और मोदी जी की ब्रांडिंग में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो उसका भी असर हो रहा है कि लोग देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदिवासी जिसको वोट देता है वो पार्टी पावर में आ जाती है। 2018 में कहीं ना कहीं आदिवासी ने कांग्रेस का साथ दिया था, इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी आदिवासी को जो है आदिवासी की बात कर रही है। लगातार प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, लगातार इन लोग आके आदिवासी को एड्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस भी आदिवासी की चिंता कर रही है, लेकिन इसी बीच में आदिवासियों के साथ जो एक सिद्धि वाला कांड रहा, उसके बाद भी हम कितने सारे देखते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपने विश्लेषण किया है मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों का, मैं सहमत हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का झुकाव जिधर होता है, जो समर्थन जिसे देते हैं, वो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है। आज मध्य प्रदेश में क्या हालत है? जिस सीधी कांड का आपने जिक्र किया है वो कितना अमानवीय कृत था, और फिर धोखेबाजी क्या हुई? जिसके साथ हुआ एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया, उसके पैर धुला दिए गए, उसके साथ खाना खा लिया गया, और जब वो वापस गया तो उसने कहा मैं तो वो था ही नहीं जिसने ये किया था। एक दूसरा, वो व्यक्ति जिसके साथ ये अमानवीय शर्मनाक कृत्य हुआ था, उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है। ये तो है सीधी की घटना। नेमावर में क्या हुआ, आपके खंडवा में क्या हुआ, धार में क्या हुआ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ शर्मनाक व्यवहार हो रहा है, जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा है। ये घटनाएं केवल घटनाओं के रूप में नहीं देखी जाना चाहिए। घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार है उसे सज़ा मिलना चाहिए। आपने कह दिया कि ठीक है, पटवारी चयन में गड़बड़ी हुई है, हम रिज़ल्ट रोक देते हैं। ये रिज़ल्ट में गड़बड़ी करने वाला कौन है?
वो इंस्टीट्यूशन किस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की है जिसमें 10 में से 7 एक ही इंस्टीट्यूशन के लोग प्रावीण्य सूची में आ गए हैं? उस टॉपर की मानसिक स्थिति क्या है जिसे जिले ही नहीं मालूम मध्य प्रदेश के? नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो बेचारी बता ही नहीं पाती है और टॉपर है। तो ये स्थिति क्या है? किस ढंग से ये परीक्षाएं हो रही? जो व्यापम में गड़बड़ी हुई, नर्सिंग एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, मेडिकल एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, वही गड़बड़ी की श्रृंखला इसमें जारी है। चलिए थोड़ा सा बात करूंगी। बार बार ये सवाल उठता है कि कांग्रेस में बहुत खींचतान है, बहुत सारे गुट हैं, तो आप लोग सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कमलनाथ जी तो ठीक है, आप हैं, आप वरिष्ठ हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अरुण यादव हैं, अजय सिंह हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सब अपने अपने हिस्से में बटा हुआ है, एकजुट नहीं हो पाते। ये अक्सर ये बात आती है। देखिए, मैं पहली बात तो जो मीटिंग में बात होती है, मैंने कहा कि वो उजागर करना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आपने ये बात निकाली है तो आपसे मैं खुल जाता हूँ। समय समय पर जो मीटिंग हुई, आईसीसी के हमारे इंचार्ज आए, वेणुगोपाल जी आए, सभी नेताओं ने एक मत होकर ये कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं किसी की तरफ से आपत्ति इस विषय में नहीं है। अब बात आती है कि कहाँ क्या निर्णय लिए गए। निर्णय लेने पर कहीं कहीं आपकी चॉइस एक हो सकती है, दूसरे की दूसरी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वो टकराव की स्थिति हो जाए, बिखरने की स्थिति हो जाए। हमने कई चुनाव देखे हैं मुक्ता जी, लेकिन ये चुनाव में हमें कांग्रेस पार्टी में जो एक सूत्र में बंधे हुए सब लग रहे हैं और एक समर्पण भाव से काम करते हुए लग रहे हैं, मैंने पहले नहीं देखा। लेकिन कमलनाथ जी को आप लोगों ने कहा था कि डिक्लेयर किया था कि फेस है कांग्रेस का इस इलेक्शन में, लेकिन उन्हीं के फेस को लेकर कई बार आप ही के नेता सवाल उठाते हैं। और जैसे भावी मुख्यमंत्री की बात आती तो सब कहते हैं नहीं नहीं, भावी मुख्यमंत्री का भी कोई चयन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक अलग डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं ना। देखिए, इस विषय को हमें 2 भाग में लेना चाहिए। नंबर 1 कि हम ये चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वहाँ तो बात आ ही नहीं रही। अब बात आती है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उसके बाद डिसीजन लेने की प्रोसेस क्या होती है। जो प्रोसेस कांग्रेस की लीडरशिप में होती है उस प्रोसेस का पालन किया जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोसेस का पालन होगा। चलिए आखिरी सवाल पूछूंगी, सुरेश पचौरी जी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, नहीं लड़ेंगे आप, बस पार्टी का काम करेंगे। तो इसके पीछे कुछ वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी अपनी जो एक्शन प्लान है वो डिसाइडेड है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में इतनी सारी बात की और बहुत ही बेबाक तरीके से आपने बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी से। बहुत सारे विषय में बात की हम लोगों ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पे बात की, कांग्रेस की स्थिति पे बात की, कांग्रेस में अंदरूनी जो खींचतान है उस पे बात की, और देश में भी जो स्थिति है उस पे भी बात की, और बड़े बेबाक तरीके से सुरेश पचौरी जी ने हमसे बातचीत की। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।